हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है जर्नल एंट्री के ऊपर पहला वीडियो और इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फॉर 11 क्लास के नए नए बच्चों के लिए जो अभी शुरू किए हैं अकाउंट्स की पढ़ाई करना, उन लोगों के लिए 3 वीडियो हमने बनाया है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि आखिर ये अकाउंटिंग होता क्या है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री की। तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते कि पहले हम लोगों ने क्या चर्चा किया। तो इससे पहले जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि आखिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, यानी कि किन किन अकाउंटिंग टर्म्स का यूज होता है जब आप अकाउंटिंग करते हैं, और साथ ही साथ ये अकाउंटिंग करने का इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें किसी भी ट्रांजैक्शन की, हम लोग अकाउंटिंग किसका करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का करते हैं। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अगर आप अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको जर्नल एंट्री के फॉर्म में पहले सारे ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये जो चैप्टर है जर्नल एंट्री, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर ही सारे चैप्टर्स का एक बेस होता है। यानी कि जिस तरीके से इंग्लिश के लिए ABCD इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स के लिए आपका टेबल एंड 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में अगर आप जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। यानी कि ये जो चैप्टर है जर्नल एंट्री अगर आपको परफेक्टली क्लियर, तो किसी भी चैप्टर की बात करें, किसी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसी के साथ जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री हम लोग जो बनाते हैं वो बनता है डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे। डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे तो समझते हैं पहले डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, और डबल एंट्री सिस्टम में दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद आगे अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा और हम लोग ये समझेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम का यूज कैसे करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए आपके सामने है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जब भी आप जर्नल एंट्री किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, जब ट्रांजैक्शन की बात करें तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो जर्नल एंट्री है ये किसकी मदद से बनता है, ये बनता है डबल एंट्री सिस्टम की मदद से। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है पहले ये समझिए। A book of double entry system was the first written by 1494 by Luca Pacioli, है ना। आपको बताए थे फादर ऑफ अकाउंटिंग किनको बोला जाता है, लुका पैसियोली को। A resident of Italy, ये इटली के रहने वाले थे। Every business transaction has two-fold effect, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो फोल्ड इफेक्ट होता है। एंड इट अफेक्ट टू अकाउंट, और ये दोनों इफेक्ट दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है एक बार, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट एंड इट अफेक्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अभी तक आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मतलब लेफ्ट या राइट सुनते थे, मगर यहाँ पर अकाउंटिंग में डायरेक्शन जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट होता है। एंड इफ द कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड सच ऑफ सच ट्रांजैक्शन इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। चलिए इसको सरल शब्द में समझते हैं तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में, या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन छोड़ो आप है ना, चलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन ही ले लेते हैं। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें
तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर दो एक्टिविटी होता है। पहले आपके अपने पर्सनल लाइफ के ट्रांजेक्शन्स की बात करें। आप जैसे कि कभी मार्केट गए और आपको कुछ समझ लो डेयरी मिल्क खरीदना अपने फ्रेंड के लिए, तो बताइए वो जो डेयरी मिल्क है आपको कैसे मिलेगा? जब तक आप कैश प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आपको डेयरी मिल्क नहीं मिलेगा। यानी कि आप कुछ देते हैं तब आपको कुछ मिलता है, यानी कि आप कुछ देते हैं तो आपको मिलता है, यानी कि यहां पर कुछ है गिव देन टेक। पहले कुछ दीजिए देन आप रिसीव करिए। तो आपने कैश दिया तो आपको क्या मिला? डेयरी मिल्क मिला, है ना। आप बुक दुकान पे गए और बुक परचेज करने गए। हालांकि आप लोग बुक खरीदना पसंद नहीं करते हैं, हम जानते हैं, आज के डेट में बच्चे कुछ ज्यादा ही हाईटेक हो गए। आपने बुक आपको परचेज करना था, तो आप बुक खरीदने के लिए क्या पहले दिए होंगे? कैश दिए होंगे। यानी कि सर किसी भी ट्रांजेक्शन की बात करें तो वहां पर दो इफेक्ट होता है। आप अगर डेयरी मिल्क लिए तो कैश दिए, तो दो इफेक्ट हुआ ना, आदान प्रदान। तो उसी तरीके से अगर बिजनेसमैन की बात करें तो आप एज अ बिजनेसमैन, हम आपके पास, या फिर हम बिजनेसमैन है, आप कस्टमर है हमारे, आप एज अ कस्टमर मेरे पास आए और आप हमसे कुछ सामान खरीदे। तो जैसे ही आप सामान खरीदे तो हम आपको क्या दिए? हम आपको बदले में दिए गुड्स। हम आपको क्या दिए? गुड्स। यानी कि हम आपको क्या किए? सेल किए, और बदले में आपने हमें क्या दिया? कैश दिया, है कि नहीं। हम आपको गुड्स सेल किए और आप बदले में हमें कैश दिए। उसी प्रकार से मेरे दुकान में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्री में आता है क्या? कभी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कभी भी यूज कर रहे हैं तो उसके बदले हमको क्या देना पड़ रहा है? कैश देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर भी दो ट्रांजेक्शन हुआ। मेरे यहाँ कोई वर्कर काम करने आया, तो वर्कर जब काम करने आया तो उसको हम क्या देंगे? उससे हम क्या लिए? उससे हम वर्क लिए, है ना। वर्कर से क्या लिए? वर्क, और बदले में उसको क्या देते हैं? वर्कर से हम लोग वर्क लिए और वर्क के बदले हम लोग उसको क्या दिए? सैलरी दिए, यानी कि कैश के फॉर्म में सैलरी दिए, है ना। और वर्कर को वर्क जो कराते हैं उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। तो वर्क को हम बोल सकते हैं सैलरी के फॉर्म में आप देते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट हो रहा है। एक इफेक्ट कैश का है या फिर कुछ भी हो सकता है। अब समझो, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि कैश का ट्रांजेक्शन नहीं भी होता। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे कुछ परचेज करने आया, तो जैसे हम दुकानदार हैं और मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया और हमसे वो कुछ गुड्स परचेज करना चाहता है, तो हम उसको कहे ठीक है भाई ये लो तुम गुड्स। हमने उसको गुड्स दे दिया, पर वो बोला अमित जी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेना, यानी कि मेरा फ्रेंड हमें कैश नहीं दिया। अगर वो चाहता तो कैश दे सकता था, मगर वो कैश मुझे नहीं दिया। तो अगर कैश नहीं दिया तो हम उस बंदे का नाम लिखेंगे, जैसे वो मेरे फ्रेंड का नाम था राम, तो हम राम लिख दिए। तो कहीं ना कहीं दो इफेक्ट हुआ कि नहीं? हम गुड्स दिए उसको और बदले में हम उसका यहाँ पे नाम लिख दिए। कल को वही बंदा अगर हमको गुड्स पैसा देने आएगा, तो जब पैसा देने आएगा तो हम क्या करेंगे? इसी चीज को कैंसिल करेंगे। तो जब वो पैसा देने आएगा मुझे, तो हम कैश रिसीव करेंगे, है ना। हम क्या टेक करेंगे? कैश टेक करेंगे, और बदले में उसका जो नाम है वो नाम को क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो इफेक्ट हो रहा है। कैश हम टेक किए, आप देखिए ऊपर ये कॉलम क्या है? टेक का। तो हम कैश टेक किए और बदले में उसको क्या दिए ये कि भाई कुछ देना नहीं है, ऑलरेडी तुम ले चुके हो। अब आपका क्या करेंगे? हम यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है वो क्या कर देंगे? डिटेक्ट कर देंगे, है ना। इस तरीके से हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो सारे ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होता है। अब हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर कि देखिए इसी बात को अभी समझा रहे हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। आपको दिखा ना ये टू फोल्ड इफेक्ट।
एंड इट अफेक्ट टू अकाउंट, और ये दो अकाउंट को अफेक्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। और उस डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक डायरेक्शन है डेबिट एंड दूसरा डायरेक्शन है क्रेडिट, है ना। तो चलिए अभी इसी एग्जांपल को यहाँ पर रिलेट करते हैं। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके दो इफेक्ट हैं। एक ट्रांजेक्शन है जो डेबिट साइड को इफेक्ट करेगा और एक ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट साइड को इफेक्ट करेगा। तो सिंपली आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना, देखो अभी हम ना ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन भी है और ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बना है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को ही समझ लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशन को बस समझ लेना है, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी आप जब रिसीव करोगे, कुछ भी जब आप रिसीव कर रहे हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में लिख रहे हैं। और कुछ भी अगर आप पे कर रहे हैं, गिव मतलब क्या होता है, पे करना या फिर देना। तो अगर कुछ देना हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे और कुछ अगर लेना है तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, है ना। कुछ दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड में और कुछ लेना है तो डेबिट साइड में। बस यही लॉजिक आपको लगाना है और इसी के साथ डबल एंट्री सिस्टम इसी के आधार पे बन रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं काफी इजी है। बस आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें कुछ लेन देन करते हो, तो उस लेन देन को हम लोग अगर सिस्टमैटिकली अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना होता है। और किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो उसका दो इफेक्ट होगा, और एक इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड में और एक इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड में। तो सिंपली अगर लॉजिक हम लगाएं तो डेबिट में क्या आ जाएगा, तो कुछ भी अगर रिसीव कर रहे हैं, जैसे हम डेयरी मिल्क रिसीव किए, हम बुक रिसीव किए, या फिर कैश रिसीव किए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिसीव किए, सैलरी रिसीव, है ना, सैलरी के फॉर्म में काम करवाए, या फिर राम हमसे कुछ उधार लेके गया, या फिर राम से हम कैश लिए, तो जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। और डेयरी मिल्क लिए तो कैश का पेमेंट किए, तो जो जा रहा है, जो देना पड़ रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट गया, गुड्स बेचे तो क्रेडिट, है ना। तो यही सिस्टम को हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं और इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रिजल्ट्स इन एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो है एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। दस इट ऑल्सो लोअर्स द रेट ऑफ एरर बाय डिटेक्टिंग देम, है ना, डिटेक्टिंग देम ऑन टाइमली बेसिस। और किसी भी तरीके का एरर अगर होता है तो वो एरर को भी रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जब आप फॉलो करते हैं तो किसी भी तरीके का एरर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको और आगे दिखेगा। कुछ अगर बात करें डबल एंट्री सिस्टम की प्रिंसिपल की, तो किस बेसिस पे, किस कैरेक्टरिस्टिक पे है ये, तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट टू अकाउंट, दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर ये सारे जो अमाउंट लिख रहे हैं ना, ये अकाउंट क्या होता है सर, तो ये कैश एक अकाउंट, कैश अकाउंट है। अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में A\C से लिखते हैं, A\C। डेयरी मिल्क खरीदे हैं तो डेयरी मिल्क अकाउंट लिख सकते हैं, बुक खरीदे हैं तो बुक अकाउंट, कैश है तो कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा और उसी अकाउंट को आपको फाइंड आउट करना है, एकदम ईजी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। ये पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट क्या होता है, अब देखिए पर्सनल क्या होता है, पर्सनल मतलब वो चीज जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए राम का जो नाम है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो ये हो गया पर्सनल। पर वो जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है तो वो हो जाता है इम्पर्सनल, जैसे कैश, है ना, गुड्स, डेयरी मिल्क, ये सब आप बुक, ये सब आपके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इम्पर्सनल। तो हम लोग यहाँ पर दोनों का एंट्री करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है वो भी और जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है वो भी। तो पर्सनल यानी कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो गया और इम्पर्सनल हो गया ह्यूमन बीइंग से नहीं रिलेटेड है वो। एक रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। अभी देखिए ये जो स्पेसिफाइड रूल का अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम को यूज करने का एक स्पेसिफाइड रूल है, और उस रूल को डेवलप किस तरीके से किया गया है ये कॉन्सेप्ट हम अभी आपको इसमें बताएं,
है ना। तो बेसिकली अब हम लोग कॉन्सेप्ट रूल्स सीखेंगे। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रूल्स आपके लिए इजी हो जाते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ लास्ट में क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम जो बनाते हैं जर्नल एंट्री बनाने के बाद, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल के बाद बनाते हैं लेजर, एंड लेजर के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस सिंपली इसलिए बनाते हैं टू चेक, है ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग ये बनाते हैं। तो बात करें अगर डबल एंट्री सिस्टम की, तो डबल एंट्री सिस्टम में जो रूल है, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जर्नल एंट्री के लिए, वो है, एक है मॉडर्न अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच का दो क्लासिफिकेशन है, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट एंड दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल का भी दो क्लासिफिकेशन है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यानी कि आप कह सकते हो ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट बेसिकली बनता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल के अंडर में ही चूंकि रियल एंड नॉमिनल आता है, इसलिए हम लोग इम्पर्सनल का ज्यादातर नाम नहीं लेते हैं, हम लोग रियल एंड नॉमिनल ही बात करते हैं। तो फ्यूचर में जब आप कहीं सुनोगे तो कोई भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो आप आराम से बता सकते हो, तीन तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। किसी को और डीपली बताना है तो आप इजीली कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच में दो क्लासेस में क्लासिफाइड है, एक है पर्सनल एंड दूसरा है इम्पर्सनल। एंड इम्पर्सनल का दो क्लासिफिकेशन है, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, है ना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। अब कौन सा अकाउंट के बारे में क्या होता है, चलिए हम लोग डीपली पढ़ते हैं। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, ये पूरा का पूरा नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। हर वो अकाउंट जो किसी इंसान से रिलेटेड है। अब देखिए इंसान ही नहीं, दो तरीके के लोग मार्केट में होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पर्सन और एक होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब जिनका नेचर जो है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएटेड है। जैसे आप बात करिए हम बिजनेसमैन हैं, हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो हम राम को बेचेंगे, मोहन को बेचेंगे, सोहन को बेचेंगे। तो ये जो राम, मोहन, सोहन को बेच रहे हैं, ये हो गया नेचुरल पर्सन। पर आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब हम ये भी तो हो सकता है कि हम आईटीसी कंपनी को बेच रहे हैं, हम कैडबरी कंपनी को बेच रहे हैं, हम एसबीआई बैंक को स्टेशनरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये एसबीआई बैंक को जो बेच रहे हैं, तो हम एसबीआई का नाम लिखेंगे, और एसबीआई का नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एसबीआई एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस तरीके से हमारा एक अस्तित्व है, उसी तरीके से एसबीआई बैंक का भी एक अस्तित्व है ना। वो भी एक अपना एक वैल्यू लेके मार्केट में टिका हुआ। आप बैंक अकाउंट जो खुलवाए हो वो कहाँ है आपका, मान लीजिए आप एसबीआई के साथ अपना बैंक अकाउंट खुलवाए, तो आप मैनेजर को नहीं जानते हो, आपको मैनेजर से कोई लेना देना नहीं, आपको किससे लेना देना है, एसबीआई बैंक से लेना देना है। यानी कि एसबीआई का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, एक अपना एग्जिस्टेंस है ना। तो वही कह रहा है पर्सनल अकाउंट, हर वो अकाउंट जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो या फिर किसी बिजनेस के नाम से रिलेटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे अकाउंट ऑफ मोहन और सोहन, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या होता है, ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। आईटीसी कंपनी का अकाउंट, बैंक में हम अपना अकाउंट खोले। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग क्या होता है, अगर ओनर कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन बीइंग। फर्म किसको बोलते हैं, बिजनेस को हम लोग बोलते हैं फर्म। और कंपनी तो आप जानते हैं बड़े लेवल पे जो काम करता। और इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, डीएवी स्कूल, क्रेन नाजरत, है ना, बहुत सारे स्कूल्स हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल। तो ये सब जो भी स्कूल हैं इनको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन के साथ भी लेन देन होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला आपका पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब कि हर वो अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल, किसी फर्म, किसी कंपनी से रिलेटेड है तो उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे।
जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट वगैरह वगैरह। रूल की बात करें तो रूल इसमें देखो, वो जो रूल बताए हैं कि देना, जो जो लेंगे है ना, जो रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट और जो दे रहे हैं उसको क्रेडिट, उसी के आधार पे ही डेबिट द रिसीवर। देखिए क्या कर रहे हैं, डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा उसको डेबिट करेंगे और जो दे रहा उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर ये रूल नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रूल ऐसे इसके ऊपर और भी चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में, अभी तो बस इंट्रोडक्शन है। मगर इसके ये जो रूल डेवलप हुआ है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुआ ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का टाइप होता है 3, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट की हम लोग बात करें तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब होता है हर वो अकाउंट, 3 टाइप है पर्सनल का, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब हर वो अकाउंट जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, किसी आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड नहीं है। राम मोहन सोहन ह्यूमन बीइंग है, मगर एसबीआई, डीएवी स्कूल, कैडबरी, आदित्य बिरला इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। तो किसी हर वो अकाउंट जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे मोहन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। डेटर क्रेडिटर क्या होता है एक बार फिर से बता देते हैं। डेटर जिनको आप उधार पर सेल किए हैं, है ना, इनको बोलते हैं डेटर। और जिनसे उधार पे खरीदे, जिनसे उधार पर खरीदे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो सिंपली ये उधार बेचना और खरीदना किससे होता है, ह्यूमन बीइंग से होता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कोई भी अकाउंट होगा वो क्या आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि वो अकाउंट जो किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। जैसे आईटीसी अकाउंट, डीएवी अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट, तो एसबीआई बैंक अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, तो ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड होते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, है ना। ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड मतलब जैसे किसी when there is an account of a particular person or the group or a group of person। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 50 वर्कर काम कर रहे हैं और 50 वर्कर को सैलरी देना है। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी बाकी है, एक वर्कर का बाकी नहीं है, 50 वर्कर का सैलरी बाकी है 2 महीने से। तो हम ये जो बाकी है उसके लिए टर्म यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो हम कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरे पास 50 वर्कर है, हर वर्कर को 1000 रुपया देना है, तो टोटल कितना हो जाता है, 50,000 रुपया, है ना। तो ये 50,000 रुपया मेरे लिए क्या है, ये 50,000 रुपया मेरे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये क्या कर रहा है, ये 50,000 जो है ये ग्रुप ऑफ पर्संस को शो कर रहा है, जो बता रहा है कि इतने लोगों को उधार देना है, अभी इतने लोगों को सैलरी देना है। तो जब ग्रुप ऑफ पर्संस की बात आती है तो वो, अब देखिए सैलरी किसको देते हैं, वर्कर को देते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग को देते हैं, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। मगर चूंकि ये ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना। तो उसी तरीके से प्रीपेड मतलब होता है एडवांस में देना, अनअर्न्ड मतलब होता है वो इनकम जो आप अभी तक अर्न नहीं किए, और एक्रूड मतलब होता है वो जो इनकम तो जनरेट हो चुका है पर मिला नहीं। जैसे हम आपको बोले कि आई एज अ टीचर, मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, आप लोग 300 स्टूडेंट हैं, एंड आप लोग सभी को मई मंथ का फी नहीं पे किए, यानी कि हम आपको मई में पूरा पढ़ा दिए,
जून का महीना चल रहा है, 300 बच्चे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अभी तक मई का फी ड्यू पेमेंट नहीं किया और मैंने एजुकेशन दे दिया, यानी कि हम सर्विसेज दे चुके हैं, सर्विसेज रेंडर्ड, हमने सर्विसेज आपको दे दिया, पर अभी तक आप लोग है ना पेमेंट नहीं किए। मेरा इनकम जनरेट हो चुका पर मिला नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। ये इनकम मेरे लिए जनरेट तो हो चुका है पर मिला नहीं है, तो क्या आपका हम एंट्री करेंगे कि नहीं, आपका एक अकाउंट खोलेंगे कि नहीं, जरूर खोलेंगे। और एक्रूड इनकम में कितना लिखेंगे, 300 बच्चे और हर बच्चे से 400 रुपया हमें लेना है, मान लो मैं पर मंथ लेता हूँ अगर मैं तो 12 और यहाँ पे आ गया 4 जीरो, यानी कि 1,20,000 रुपया अभी मेरा इनकम तो जनरेट हो चुका है पर मिला नहीं है ना। तो आप आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको, सॉरी पर्सनल अकाउंट का तीनों टाइप, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव एंड नेचुरल पर्सनल अकाउंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें रियल अकाउंट, रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जो किसी वैल्यू से रिलेटेड, जैसे आप मान लीजिए हर वो चीज जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करे, जो लगातार आपके बिजनेस में यूज होगा, जैसे फर्नीचर की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, मशीन की बात करें तो इसके बिना बिजनेस नहीं चला सकते, कैश की बात करें तो इसके बिना बिजनेस नहीं चला सकते। तो रियल अकाउंट में वही आइटम आते हैं जिनका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है और जिसको आप लार्ज अमाउंट पे करके आप परचेस करते हैं, है ना, लार्ज अमाउंट का पेमेंट, जैसे मशीन खरीदने में हैवी खर्चा होता है, फर्नीचर हैवी खर्चा होता है, बिल्डिंग में भी लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट करते हैं, एंड साथ ही साथ आप इसको बार बार परचेस नहीं करते हैं। आप इसको एक बार परचेस कर लिए मशीन तो 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल चलता है आपके यहाँ। So the account of all those things whose value can be measured in term of money and which are property of the business, और जो property of the business है ना, कार की बात करें तो कार आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, तो कार भी यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो ये सारे चीज आपके लिए क्या होते हैं, रियल। ये किसके अंडर में आएंगे, यानी कि आप अगर कुछ बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, मोटर वैन खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, तो कैश है आपके पास, बैंक में पैसा है, तो ये सब आपका प्रॉपर्टी है, और ये सारे के सारे प्रॉपर्टी किसके अंदर में आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर में आएंगे। अब बात करें रियल अकाउंट के टाइप की, तो दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे फर्नीचर, बिल्डिंग और मशीन की बात करें, कैश की बात करें, तो इसको आप देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। मगर इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको आप फील नहीं कर, सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे चलिए पहले टेंजिबल क्लियर करते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोस थिंग व्हिच कैन बी टच्ड, फेल्ट, मेजर्ड और परचेस्ड, है ना। बिल्डिंग परचेस कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मशीन को भी मेजर कर सकते हैं, फर्नीचर को भी टच कर सकते हैं, कैश को भी टच कर सकते हैं। इसलिए रियल अकाउंट तो है, मगर रियल अकाउंट में कौन सा अकाउंट है, टेंजिबल अकाउंट है। मगर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, प्रॉपर्टी, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल। गुडविल क्या होता है, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस का कुछ गुडविल होगा कि नहीं। हम लगातार 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे जो बच्चे हमसे जो पास आउट हुए हैं वो एक मार्केट में एक रेपुटेशन इंक्रीज करेंगे। मेरे जो भी बच्चे पास होते हैं वो आने वाले अपने जूनियर्स को गाइड करते कि जाइए आप अमित सर से पढ़िए, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए क्या कर रहा है, गुडविल का काम कर रहा है ना। मेरा नेम एंड फेम ऑफ द जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा है। पेटेंट की बात करें, पेटेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी के केस में होता है। टेक्नोलॉजी के केस में टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए कोई डेवलप की है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस में अभी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश की मेडिकल सेक्टर की कंपनियां दवाई को खोजने में लगी हुई है। जो देश सबसे पहले दवा खोजेगा, जो देश सबसे पहले वैक्सीनेशन खोजेगा, वो वैक्सीनेशन को पेटेंट करा लेगा और उस टेक्नोलॉजी को वो किसी अदर कंट्री को बेचेगा और उसके थ्रू वो पैसा जनरेट कर लेगा। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं क्या है, एसेट्स है। आपके बिजनेस ने कुछ अगर इस तरीके का पेटेंट कराया तो वो बिजनेस उसके थ्रू वो पैसा अर्न कर सकता है ना।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब आपके बिजनेस का लोगो है ना, जैसे एप्पल का लोगो अलग है, आपका सैमसंग का लोगो अलग है, टाइटन का लोगो अलग है, फास्ट ट्रैक का लोगो अलग है। तो हर कंपनी का अपना ट्रेडमार्क होता है और वो ट्रेडमार्क उस बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स। और ये कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे आप कोई भी राइटर का बुक खरीदते हैं तो राइटर उतना मेहनत करके जो बुक लिखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक राइटर का बुक का पूरा कंटेंट को कॉपी करके एक अपने नाम पे बुक डेवलप कर लिए, तो बेचारा वो जो राइटर दिन रात मेहनत करके बुक लिखा है वो तो बेवकूफ बन जाएगा, क्योंकि हम उसके कंटेंट को चोरी करके हम खुद कमा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट जो है वो अगर ले लिया होगा राइटर, तो उससे क्या होगा कि अगर उसको पता चल गया कि हमने उसका डाटा कॉपी किया है तो मेरे ऊपर केस कर सकता है, मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये भी उसके लिए एक एसेट्स है, क्योंकि ये उसके बुक को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं उसके अलावा कोई और इसके डाटा को कॉपी नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे चीज जो होते हैं वो इनटेंजिबल के अंडर में आते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी के बिजनेस का प्रॉपर्टी ही होता है, इसके बिना वो लोग बिजनेस नहीं चला सकते। तो रियल अकाउंट में दो क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, हर वो अकाउंट जो एक्सपेंस एंड इनकम से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, है ना। आप बिजनेस करते हो तो कुछ एक्सपेंस होता है, कुछ इनकम होता है, सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, तो कुछ भी अगर पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो गया, और कुछ भी अगर रिसीव कर रहे हैं जैसे कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। रेंट मान लीजिए रिसीव कर रहे हैं, दे नहीं रहे, रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकम। तो जिस तरह से देखिए यहाँ पर सैलरी पे करना, डिस्काउंट देना, रेंट देना, बैड डेट, कोई पैसा लेके भाग गया है ना, पढ़े है ना अकाउंटिंग टर्म में, रेंट मिलना इनकम है, इंटरेस्ट मिलना इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, तो ये आपका एक्सपेंस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नॉमिनल अकाउंट, हर वो अकाउंट जो एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड है वो किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो में हमने जाना कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, और साथ ही साथ डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल एंट्री पास करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग समझे। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखना बाकी है, और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, ये सीखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।